हम लोग लास्ट क्लास में ऑर्बिट कर रहे थे, जहां तक मुझे याद है। आज हम लोग उसकी आगे बढ़ते हैं और कर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसकी हिंदी है सन मतलब सूर्य, सिंक्रोनस मतलब समकालिक कक्षा। बेसिकली बेटा, ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ये पोलर ऑर्बिट होती है। क्या होती है? पोलर ऑर्बिट होती है। इसकी एक खासियत होती है। पोलर ऑर्बिट का मतलब ध्रुवीय कक्षा। इसकी खासियत यह है कि जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, वो इसी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट या पोलर ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं। जितने भी संवेदी उपग्रह हैं, जितने भी सेंसिंग सैटेलाइट हैं, वो इसी कक्षा में लॉन्च किए जाते हैं। लिखिए, इस कक्षा में स्थापित उपग्रह, इस कक्षा में स्थापित उपग्रह हमेशा पृथ्वी के सूर्य से प्रकाशित क्षेत्र से आंकड़े प्राप्त करते हैं। इस कक्षा में उपस्थित उपग्रह हमेशा पृथ्वी के सूर्य द्वारा प्रकाशित क्षेत्र से आंकड़े प्राप्त करते हैं। लिख लिया? लिख लिया बेटा? तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑर्बिट है वो है ट्रांसफर ऑर्बिट। क्या है?
ट्रांसफर ऑर्बिट, जिसे कहते हैं स्थानांतरण कक्षा। अगर ये हमारा ऑर्बिट है, ये हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो ये होता है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, और यहीं पर हमारा GSLV होता है, जो कि लॉन्च होके कक्षा में आ जाता है और फिर अपना चक्कर लगाता रहता है। मतलब ट्रांसफर ऑर्बिट वह ऑर्बिट है, स्थानांतरण कक्षा वह कक्षा है जहां से प्रमोचन यान जो भी है आपका पूर्व निर्धारित कक्षा में पहुंचाया जाता है। इसे देखना, ट्रांसफर ऑर्बिट मतलब निर्धारित कक्षा से जस्ट पहले की कक्षा, यहीं पर ये GSLV जो है, इसको हम निर्धारित कक्षा में पहुंचाते हैं। तो ये ऑर्बिट है आपकी जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। समझ गए? तो समरी है, अब तक हम लोगों ने क्लास में क्या देखा है? स्पेस की परिभाषा देखी, अंतरराष्ट्रीय स्पेस ट्रीटी देखा, इसके अलावा हम लोगों ने कक्षा देखी, कक्षा के विभिन्न विभिन्न प्रकार, नियो लियो नियो जियो, नियर अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये हम लोगों ने देखा। वो जो पहली वाली क्लास थी उसका वो बोर्ड का वर्क आ जाएगा। तो आज से सेव करते रहना, ठीक है? ये है बेटा ऑर्बिट, हम लोगों ने देखा है, लास्ट क्लास में किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्थिति के आधार पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऑर्बिट, जिसमें आज देखा पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ट्रांसफर ऑर्बिट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे लॉन्च व्हीकल कौन कौन से। लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण यान में सबसे पहले आता है साउंडिंग रॉकेट।
क्या आता है? साउंडिंग रॉकेट। इसको कहा जाता है परिज्ञाती यान। और दूसरा आता है लॉन्चिंग रॉकेट। क्या आता है? लॉन्चिंग रॉकेट। लॉन्चिंग रॉकेट को कहते हैं प्रमोचन यान। प्रमोचन यान कई प्रकार के, SLV, ASLV, PSLV और GSLV। आई बात समझ में? तो ये है बेटा लॉन्च व्हीकल। अब इनमें से हम एक एक देखेंगे। तो हेडिंग डालिए। सबसे पहले देखेंगे साउंडिंग रॉकेट। परिज्ञाती यान ये क्या चीज है? इसका जो उपयोग है इस रॉकेट का, वो रिसर्च पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अनुसंधान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह अनुसंधान कहां होता है? चुंबकीय विषुवत रेखा और बाह्य वातावरण में अनुसंधान के लिए साउंडिंग रॉकेट का उपयोग किया जाता है। भारत में इसके लिए 1963 में TERLS की स्थापना होती है। ये क्या है? TERLS इसका फुल फॉर्म है थुम्बा
इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। एग्जाम में आ जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963। इसका उद्देश्य क्या है, साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह स्थान है जो थुम्बा, यह चुंबकीय विषुवत रेखा और बाह्य वातावरण के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसीलिए साउंडिंग रॉकेट के लॉन्च करने का यह स्टेशन बनाया गया कि ताकि चुंबकीय विषुवत रेखा और बाह्य वातावरण का अध्ययन किया जा सके। अब इस साउंडिंग रॉकेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और जान लीजिए। भारत ने 1965 में अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। लिखिए, भारत ने 1965 में पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। सर रिपीट अगेन। भारत ने 1965 में पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। भारत ने 1965 में पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। स्टॉप राइटिंग। ओवरऑल कोई पूछे कि साउंडिंग रॉकेट क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि रिसर्च पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई पूछे कहां पर रिसर्च करने के लिए, तो आपका आंसर होगा कि जो चुंबकीय विषुवत रेखा है और जो बाह्य वातावरण है उसमें रिसर्च के लिए। आज के दौर में बेटा, वर्तमान समय में साउंडिंग रॉकेट का उपयोग विभिन्न प्रकार के रॉकेट को लॉन्च करने में जो रिसर्च होती है उसके लिए भी किया जाता है। मतलब वातावरण के अलावा, वातावरण में रिसर्च के अलावा विभिन्न विभिन्न प्रकार के नई नई तकनीकों को उपयोग में लाने के लिए आज के डेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में? तो अगर प्रीलिम्स के एग्जाम में सवाल आ जाए, साउंडिंग रॉकेट का उपयोग किया जाता है ए अनुसंधान में, बी किसी और चीज में, सी नए नए तकनीक के इस्तेमाल में, तो आपका आंसर होगा दोनों, अनुसंधान और रॉकेट को लॉन्च करने के लिए नई नई तकनीक के रिसर्च। ठीक है, आई बात? तो यह है साउंडिंग रॉकेट सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं और इनको हम लोग देखेंगे एक एक करके बारी बारी से कि एसएलवी क्या है, एएसएलवी क्या है, पीएसएलवी क्या है, जीएसएलवी क्या है, इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो आगे बढ़िए और हेडिंग डालिए, लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान। और इस प्रक्षेपण यान में
सबसे पहले देखेंगे SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV। उपग्रह प्रक्षेपण यान। बेटा यह भारत का पहला प्रायोगिक प्रक्षेपण यान है। ये क्या लिख के आ रहा है? नहीं, ये सिमरन बार बार प्रॉब्लम। तो बेटा सिमरन ये कुछ नेट की दिक्कत होगी, बाकियों को तो सबको अनम्यूट कर दिया सर ने। जी सर। तो बेटा ये भारत का पहला प्रायोगिक प्रक्षेपण यान है। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? 40 किलोग्राम तक का उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जा सकता है। ये हमारे लिए पीटी का सवाल है कि SLV द्वारा कितने किलोग्राम तक का उपग्रह किस कक्षा में लॉन्च किया जा सकता है। पीटी मैंने लिख दिया है। होते हैं उन दोनों के स्पर्म और अब ये बेटा 4 स्टेज का है। इसके जो चरण हैं कितने हैं? 4। मतलब इधर देखिए आप गौर से, एक चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहां हमारा सैटेलाइट होता है। यह ईंधन को रखते हैं। यहां से आपने आग लगाया, पहला चरण जला, तब तक रॉकेट कुछ ऊंचाई पर गया। दूसरे चरण में आग पकड़ी, कुछ और ऊंचाई पर गया। तीसरे चरण कुछ और ऊंचाई तक, चौथा चरण कुछ और ऊंचाई तक, और फाइनली जिस कक्षा में जाना है वहां तक जाकर उपग्रह पहुंच गया। गौर से देखना एक बात सभी लोग, जितनी ज्यादा ऊंचाई तक आपको ले जाना होगा उतने ज्यादा तो ईंधन चाहिए होगा। यस सर।
हाँ, यही चीज अभी काम आएगी लास्ट में, इसलिए मैं ये बात यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। सुनिए बेटा, अगर हमको ज्यादा ऊंचाई तक ले जाना है तो हमको ज्यादा ईंधन चाहिए, माने चरण बढ़ाने पड़ेंगे। Am I right or wrong? हेलो यस सर। बेटा, अगर हमको ज्यादा ऊंचाई तक जाना है तो ये ज्यादा ईंधन चाहिए ना बेटा। यस सर। अब जब ज्यादा ईंधन चाहिए तो सैटेलाइट का भार कम रखना होगा कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है। अगर हमको ज्यादा ऊंचाई तक जाना है तो हमको अपनी पीठ पर कम भार लेकर चलना पड़ेगा ना, नहीं तो हम थक जाएंगे। और कम ऊंचाई तक जाना है तो हम ज्यादा भार लेके जा सकते हैं। यही भी काम आएगा लास्ट स्टेज में जब हम पढ़ेंगे क्रायोजेनिक। तो इसमें क्या था कि 40 किलोग्राम तक का ये सैटेलाइट लियो तक हम भेज सकते थे। 4 चरण होते थे, ये 4 चरण है, ये स्टेज है। लेकिन इससे तो बात बनने वाली नहीं थी, और इसमें सभी के सभी में ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता था। किसका? ठोस ईंधन, सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता था। सॉलिड फ्यूल। पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ, फर्स्ट सक्सेसफुल, वो हुआ 1980 में, जब रोहिणी उपग्रह को लॉन्च किया गया। किसको लॉन्च किया गया? रोहिणी उपग्रह को लॉन्च किया गया। तो यह भी पीटी का सवाल है आपके लिए। तो मतलब एसएलवी को आप ये समझिए कि केवल और केवल बिगिनिंग था, एक्सपेरिमेंटल फेज में था, 4 चरण थे। सर आपने इधर क्या लिखा है? फर्स्ट सक्सेसफुल, पहला सफल प्रक्षेपण, पहला सफल प्रक्षेपण 1980 में जब रोहिणी उपग्रह को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरे का नाम है ASLV। ASLV का फुल फॉर्म है Augmented Satellite Launch Vehicle। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड की हिंदी होती है उन्नत। उन्नत उपग्रह प्रक्षेपण यान, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
ये क्या है बेटा, इसके साथ अच्छी बात ये थी कि 150 किलोग्राम तक का उपग्रह हम इसके साथ भेज सकते थे। यहां पे कितना है, 40 किलोग्राम। यहां पर देखिए 150 किलोग्राम तक का उपग्रह भेजा जा सकता था। ये है लियो 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ऊंचाई तक 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसमें कितने चरण हैं, 4। इसमें कुल कितने चरण हैं बेटा, 5। इसमें कितने चरण हैं, 5। एक, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ है हमारा सैटेलाइट। ये है 5 चरण, और ये पांचों में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल। अब इधर देखिए बेटा सब लोग, जैसे उपग्रह का वेट बढ़ा, ईंधन बढ़ गया, जैसे ही उपग्रह का वेट बढ़ा, 40 किलोग्राम था, 4 चरण लियो तक, 150 किलोग्राम और 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 चरण। ईंधन बढ़ता जा रहा है। लेकिन महज 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने से तो अपना काम होने से रहा, हमको तो और ऊंचाई तक जाना है। यस सर। तो मतलब और भारी उपग्रह चाहिए। भाई जितना बड़ा उपग्रह होगा उतने ही ज्यादा इक्विपमेंट उसमें होंगे, और जितने ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट होंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा हमको जानकारी मिलेगी। इक्विपमेंट लगाएंगे तो उपग्रह का भार बढ़ेगा, और अधिक ऊंचाई तक ले जाना है तो और ज्यादा ईंधन भी चाहिए, माने स्टेज भी बढ़ता चला जाएगा। तो दो ही बातें संभव है, या तो स्टेज बढ़ा लो, उपग्रह का वेट कम रखो, क्योंकि यान की अपनी क्षमता है ना। तो आपके पास केवल 2 विकल्प हैं। क्या, या तो आप स्टेज को बढ़ा लो, उपग्रह का वेट कम रखो और ज्यादा ऊंचाई तक चले जाओ, लेकिन जब उपग्रह का भार कम होगा, इक्विपमेंट ही नहीं लगा रहेगा, तो ज्यादा ऊंचाई तक जाकर भी आप क्या करेंगे, कोई सूचना ही नहीं मिलेगी अतिरिक्त। तो हमारे सामने क्या समस्या थी, इसरो के सामने यह समस्या थी
कि कैसे हम भारी उपग्रह को अधिक ऊंचाई तक ले जा सके। तो ये बात सही है बेटा कि हमें फ्यूल पर काम करना होगा। किस पर काम करना होगा? फ्यूल पर काम करना होगा। अब फ्यूल है सॉलिड, तो सॉलिड ज्यादा जगह घेरता है। तो पहले इस समस्या का निराकरण किया गया कि फ्यूल को किसी अन्य रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो जब फ्यूल को लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल किया गया तो चरण कम हो गया और उपग्रह का भार बढ़ गया। और वह है तीसरा चरण जिसका नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें पहली बार लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया। इसमें पहली बार लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया सॉलिड फ्यूल के साथ साथ। तो आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की हिंदी हुई ध्रुवीय उपग्रह प्रमोशन उपग्रह प्रक्षेपण यान। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भी है बेटा चार स्टेज। 1, 2, 3, 4। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड। सर हाँ बेटा। इसके जो चारों चरण हैं, ये इसके चारों चरण में तो अलग अलग ईंधन का यूज हुआ है ना? हाँ तो इंतजार करिए, सही कह रहे हो आप। पहले चरण में सॉलिड फ्यूल, दूसरे चरण में लिक्विड फ्यूल, तीसरे चरण में फिर सॉलिड फ्यूल और चौथे चरण में फिर लिक्विड फ्यूल। आई बात समझ में? अब जो सॉलिड फ्यूल है वह है HTPB। इसका नाम है हाइड्रोक्सी
terminated polybutadiene, STPB, hydroxy terminated polybutadiene, polybutadiene, hydroxy terminated polybutadiene सॉलिड फ्यूल है जो इस्तेमाल किया गया है। ये जो लिक्विड फ्यूल है UDMH, इसका नाम है अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्राजीन। अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्राजीन। ये जो लिक्विड फ्यूल है यह यहां पर ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। किसके रूप में? ऑक्सीकारक। माने कि यह लिक्विड फ्यूल ईंधन को जलाने में सहायक होता है, ईंधन को जलाने में सहायक होता है। समझ गए? ये जो लिक्विड फ्यूल है इसके इस्तेमाल के लिए पीएसएलवी में विकास इंजन का इस्तेमाल किया गया है। तरल ईंधन के उपयोग के लिए विकास का उपयोग किया गया है। यह भी हमारे लिए प्री का सवाल है। अब ये पीएसएलवी की खासियत क्या है कि लिक्विड फ्यूल हो जाने के नाते भार कम हो गया यान का, तो उपग्रह का भार बढ़ा सकते हैं आप। तो ये उपग्रह का भार है यहां पर 1700
50 किलोग्राम। और कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं? 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक 1750 किलोग्राम के उपग्रह को इतनी ऊंचाई पर स्थित ध्रुवीय कक्षा में पीएसएलवी के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। पीएसएलवी के द्वारा 1750 किलोग्राम के उपग्रह को 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। स्टॉप राइटिंग, गौर से समझना। सब लोग देखो बेटा बोर्ड की तरफ, बहुत टेक्निकल चीज आने जा रही है आपके समझने के लिए। अभी कितने किलोग्राम का उपग्रह है? 1750। बोलिए। 1750। वेरी गुड। कितने किलोमीटर तक आप ले जा सकते हैं? 600 किलोमीटर। वेरी गुड। अब आप हमें बताएं कि यदि आप और अधिक ऊंचाई तक जाना चाह रहे हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं? सर भार को कम किया जा सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब अगर उपग्रह के भार को कम कर दिया जाए तो ये ऊंचाई बढ़ सकती है। वेरी गुड। तो इसके लिए अगर हम $1425 किलोग्राम का उपग्रह ले ले। कितने का बेटा? 1425 किलोग्राम का उपग्रह ले ले तो इतने उपग्रह को, इस भार के उपग्रह को हम जियो ट्रांसफर ऑर्बिट 35,000 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। और से देखिएगा, 1425 किलोग्राम के उपग्रह को हम कहां ले जा सकते हैं बेटा? और जब 1750 था महज पोलर ऑर्बिट 600 किलोमीटर। लिख लीजिए कि 1425 किलोग्राम तक के उपग्रह को जीटीओ, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, जो कि 35,000 किलोमीटर पर है, जिसके बाद जीएसओ आ जाता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर, वहां तक ले जाया जा सकता है। सर एक बार लिक्विड फ्यूल को दोबारा रिपीट कर दीजिए। क्या बेटा? लिक्विड फ्यूल को दोबारा रिपीट कर दीजिए सर। ये जो यूडी, जी सर। ये लिक्विड को? यस सर। लिक्विड फ्यूल को ना? यस सर, यस सर। UDMH मैं यहां लिख देता हूं, काहे को आपको दिक्कत ना हो, मैं लिख देता हूं UDMH unsymmetrical dimethyl
हाइड्राजीन, लिख लिया बेटा? यस सर। अब देखिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि 1750 किलोग्राम तक के उपग्रह को 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है और 1425 किलोग्राम तक के उपग्रह को 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। वेट। अब अगर हम भार बढ़ाना चाहें तो अब और क्या कर सकते हैं इसमें? बोलो बेटा। सोचो। और भार बढ़ाने के लिए हम इसमें बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? उपग्रह के भार को यदि और अधिक बढ़ाकर इतनी ही ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए बूस्टर का उपयोग किया जाता है। समझ गए? ये बूस्टर क्या करता है? उपग्रह को और यान को क्या करता है? अधिक शक्तिशाली बनाता है। अरे जैसे अपने यहां गांव में घरों में पानी खींचने के लिए मोटर का इस्तेमाल होता है ना? यस सर। तो वो मोटर क्या करता है? पानी खींच लेता है ना? यस सर। तो ऐसे ही बूस्टर है, ये इसको और थ्रस्ट देता है कि और आगे तक जाए। क्यों? क्योंकि आपने भार बढ़ा दिया है। और बेटा आज पीएसएलवी इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है, काम करने वाला घोड़ा। पहला सक्सेसफुल लॉन्च पीएसएलवी का 1994 में हुआ था। द फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ पीएसएलवी वाज डन इन 1994। तो लिखिए लिखिए लिखिए, पीएसएलवी का प्रथम सफल उपयोग 1994। और इसमें क्या हुआ था? भारत के सुदूर संवेदी उपग्रह
माने इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया था। बताऊंगा क्या है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, अभी आप इसको लिख लें। लिखिए, वर्तमान समय में PSLV से लगभग 50 से ज्यादा प्रक्षेपण किए जा चुके हैं। वर्तमान में PSLV इसरो के वर्क हॉर्स के रूप में विश्व के सफलतम एवं सर्वश्रेष्ठ प्रक्षेपण यान के रूप में स्थापित हो चुका है। अब बेटा यही नहीं, आज ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह स्थापित करने के क्रम में भारत आत्मनिर्भर, भारत आत्मनिर्भर। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बेटा। सर मतलब मेरे लिए थोड़ा सा ये नया है, सबके लिए ही नया है, जैसे ये स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। सर मतलब जैसे कि ये PSLV में आपने जैसे अभी बताया कि 4 चरण होते हैं, इस मतलब जिसमें हम लोग जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सर इसमें जैसे कि क्या है कि भार को कम करने के लिए लिक्विड और सॉलिड दोनों दे दिया गया, तो थोड़ा भार कम हो गया, हमने जो है सैटेलाइट का वेट बढ़ा दिया, लिक्विड का वेट कम करके। तो सर क्यों नहीं कि मतलब सिर्फ लिक्विड ही कर दिया जाता, जिससे और भार कम हो जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका? सर नौशाद अहमद है। सर नौशाद अहमद। नौशाद बाबू, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपका यही इसी प्रश्न का उत्तर है, आपके इस प्रश्न का उत्तर है अगला जो हम पढ़ेंगे, GSLV। क्या पढ़ेंगे? GSLV। उसमें क्या यूज होगा? लिक्विड। और सर और एक क्वेश्चन, बस एक लास्ट क्वेश्चन और था। एक सेकंड दे रहा हूं उत्तर।
अभी आपने यहां पर देखा क्या लिखा हुआ है? विकास इंजन। वेरी गुड। अभी जब जीएसएलवी में बात करेंगे जी। तो ये विकास इंजन रिप्लेस, ये विकास इंजन किसके लिए है? लिक्विड फ्यूल। वेरी गुड। अभी जब जीएसएलवी पढ़ेंगे तो यही विकास इंजन रिप्लेस हो जाएगा क्रायोजेनिक से। किससे? क्रायोजेनिक। हाँ, भार बढ़ जाएगा, वो जो आपने कहा सॉलिड हट जाएगा, लिक्विड ही लिक्विड आ जाएगा। अब वो इंजन है क्या वो तो बाद में बताऊंगा जब आऊंगा टॉपिक पर। नाउ तो जो आपका प्रश्न था बेटा वो उत्तर मिल गया होगा अबू जैद कि जो है उसमें लिक्विड यूज कर लेंगे और वो हमारा हो जाएगा जीएसएलवी और वो इंजन हो जाएगी क्रायोजेनिक। देखो बेटा, इस पीएसएलवी के जरिए अब तक कई सारे ऐतिहासिक प्रक्षेपण किए गए। चंद्रयान, पेन कहां रखा? चंद्रयान, मंगलयान है जी, लिखिए। अब तक पीएसएलवी के द्वारा कई सारे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्रक्षेपण किए गए हैं, जैसे चंद्रयान 2008, मंगलयान 2013, एस्ट्रोसैट 2015। यह एस्ट्रोसैट का फुल फॉर्म है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। इसका नाम है बेटा एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। आइए आप अपना बच्चों की आवाज। और IRNSS जिसके ऊपर 2018 में और 2017 में सवाल आया था। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। हिंदी में है इसका नाम भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। ये पीटी में 2 बार आया है, 2017, 2018। डिटेल में बताऊंगा जब उपग्रह पर आएगी। अब देखो बेटा, इस पीएसएलवी का आर्थिक महत्व भी है।
आर्थिक महत्व। अब तक 30 से अधिक देशों के 300 उपग्रह व्यावसायिक अनुबंध के आधार पर लॉन्च किए जा चुके। 30 देशों से अधिक लगभग 300 उपग्रह। यही नहीं बेटा, यही नहीं, ज्वाइंट वेंचर भी है। संयुक्त उपक्रम किसका? इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया एंड फ्रांस। तो हेडिंग डालिए, ज्वाइंट वेंचर देखेंगे। इंडो फ्रेंच पहला है, आपने नाम सुना होगा, मेघा ट्रॉपिक्स। ये 2011 में लॉन्च हुआ। मेघा मेघ माने संस्कृत वर्ड इंडिया का बादल। ट्रॉपिकी वायुमंडल, मतलब इसके द्वारा वायुमंडल का अनुसंधान किया जाएगा। दूसरा है उपग्रह, ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत, जिसका नाम है सरल। क्या नाम है? सरल। इसका उद्देश्य है सामुद्रिक पारिस्थितिकी का अध्ययन। सामुद्रिक पारिस्थितिकी का अध्ययन। सामुद्रिक पारिस्थितिकी का अध्ययन। सामुद्रिक पारिस्थितिक अध्ययन। राइट डाउन। यह उपग्रह यह उपग्रह न केवल सामुद्रिक पारिस्थितिकी का अध्ययन करेगा,
बल्कि वायुमंडल का भी अध्ययन करेगा। कल रात को आपने क्यों लड़ाई की थी पापा से? अब डालिए हेडिंग रिसेंट लॉन्च, माने हाल में ही पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह। लिखिए पीएसएलवी C50, पीएसएलवी C50 पीएसएलवी पेन कहां रख देता हूं मैं, पीएसएलवी recent launch of PSLV, हिंदी में हाल ही में एलवी द्वारा छोड़े गए नंबर 1 PSLV C50 ये अभी छोड़ा गया है 17 दिसंबर 2020। PSLV C50। अगला लिखिए PSLV रुक जाओ एक बार बोलो मत। C49 ये छोड़ा गया है 7 नवंबर 2020। तीसरा PSLV C48 ये बेटा पिछले साल छोड़ा गया था 11 दिसंबर को 2019। यह हमारे लिए प्रीलिम्स का सवाल हो सकता है क्योंकि ये जो C48 है PSLV इसका नाम है RISAT, RISAT रिसेट 2DR। इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म बता देता हूं। इसका नाम है बेटा रडार इमेजिंग, RADAR, रडार इमेजिंग सैटेलाइट। और इसको ये रडार से सेंस करता है। आप इसको स्पाई सैटेलाइट की श्रेणी में रख सकते हैं। ये RISAT है जो बेटा, ये इसके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दे दूं, ये इंडिया और इजराइल का ज्वाइंट वेंचर है। इंडिया और इजराइल का ज्वाइंट वेंचर है। इसी में PSLV C48 एक और आप देख लीजिए जिसका नाम है PSLV C47। ये बेटा बेसिकली नवंबर में छोड़ा गया था 2019 में, अगर मुझे डेट, हाँ 27 नवंबर को छोड़ा गया। ये क्या है जानते हैं?
यह भी हमारे लिए पीटी का सवाल हो सकता है। ये कार्टोसैट है। क्या है? यह कार्टोसैट है। कार्टोसैट मैपिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। कार्टोसैट है, इसका मैपिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और उसके पहले का एक आपको बता देता हूं, और जो कि 5वां इस क्रम में रख लो, PSLV C47 हो गया, 48। ये बेटा मई 2019 में लॉन्च किया गया था, पिछले साल मई 2019 में लॉन्च किया गया था। C46 है ये बेटा, ये 48 नहीं है बेटा, सही कर लो, रबर नहीं दिख रहा मुझे इस पे लैपटॉप पे। 46 ये मई 2019 में छोड़ा गया था। मैं इसको क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि यह भी RI सेट है। क्या है? ये 2BR था, ये 2B है, वही रडार इमेजिंग सैटेलाइट। तो ये है बेटा रिसेंटली लॉन्च सैटेलाइट, रिसेंटली लॉन्च सैटेलाइट है PSLV की। तो आपने देखा बेटा कि लगभग 50 लॉन्च PSLV कर चुका है। इसीलिए इसको आज की डेट में इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ पता ना और कहा था। आगे बढ़ने के क्रम में GSLV, as the name suggests, geo synchronous launch vehicle, geosynchronous launch vehicle, geosynchronous satellite launch vehicle, satellite इंग्लिश हो गया। 9 बजे चल रही है क्लास। 9 बजे थोड़ी हो स्टार्ट है। बताइए ना। Synchronous satellite launch vehicle। इसमें भी 3 है। एक का नाम है GSLV Mark 1, दूसरे का नाम है GSLV Mark 2, और बेटा तीसरे का नाम है GSLV Mark 3। इसको ऐसे भी लिखा जाता है GSLV MK1, GSLV MK2 और GSLV MK3। ये इसका नामन टेम्परेचर है। गौर से देखें अगर, तो ये GSLV MK1 है, ये लगभग 1.5 टन तक का सैटेलाइट, 1.5 टन तक का सैटेलाइट GTO तक ले जा सकता है। डेढ़ टन GTO तक। GSLV MK2 ये लगभग 2.5 से 3 टन का सैटेलाइट GTO तक ले जा सकता है। और जो GSLV MK3 है
यह 4 से लेकर 5 टन तक का उपग्रह बेटा GTO तक ले जा सकता है। इधर देखिए गौर से, 1.5 टन ये हमारे लिए पीरी का सवाल है। 2.5 टन से 3 टन यह भी पीरी का सवाल है। और 4 से लगभग 5 टन यह भी हमारे लिए पीरी का सवाल है। आई बात समझ में? बात समझ में? आई बात समझ में? यस सर। तो अब इसको यही रोकेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इसके स्टेज को बताना है क्रायोजेनिक इंजन, जो कि बेटा अभी खा लो, 11 बज रहे। तो इसको कल ही करेंगे। रोटी खा के खेले, मैंने बोल दिया। ठीक है। 3 चरण होते हैं, 3 चरण है। अंशु, जो अंतिम चरण है वो है क्रायोजेनिक चरण, जिद मत कर, क्रायोजेनिक स्टेज। कर लीजिए आप। क्यों? क्योंकि वहां पर क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। अब ये क्रायोजेनिक का ही सारा खेल है, जिसके कारण या जिसकी सहायता से हम टन टन तक के सैटेलाइट GTO तक ले जा सकते हैं। GTO कहाँ है? 35,000 किलोमीटर। जैसा कि नाम ही है जियो, माने हम इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक ले जाएंगे, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई। अभी बस में बेटा हाँ जी सर। आ रही ना समझ में? इतना आया? यस सर।